हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आपके प्यारे स्टैंडर्ड सैम्पल पेपर जो कि सीबीएसई ने लॉन्च कर दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इस सैम्पल पेपर को सॉल्व करना है, कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स लगानी है, कहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगानी है, किस तरीके का मेथड होना चाहिए एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि सेक्शन ए में एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, नॉर्मल एमसीक्यूज भी हैं और असर्शन रीजंस भी हैं। तो इनको किस तरीके से आप लोग टैकल करने वाले हैं या आप लोगों को टैकल करना चाहिए, ये सारी की सारी बातें हम लोग करेंगे आप सभी लोगों से इस वीडियो में। तो आइए जरा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग शुरू करते हैं हमारे इस सैंपल पेपर को और देखते हैं किस तरीके के सवाल आप लोगों से पूछे गए। जैसे कि आते हैं हम लोग हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं बच्चों, तो पहला क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है और मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, एलसीएम और एचसीएफ निकालने वाला। Let A and B be two positive integers such that A is equals to में A is equals to बच्चों कितना दे रखा है हम लोगों को, A आप लोगों को दे रखा है बच्चों, A आप लोगों को क्या दिया हुआ है, P की पावर 3 एंड Q की पावर 4। B कितना दे रखा है बच्चों आप लोगों को, B का स्क्वायर एंड Q की पावर 3, ऐसा कुछ दे रखा है। इसी को बस थोड़ा सा इन्होंने मजेदार तरीके से बना दिया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि वो बोल रहे हैं कि HCF एंड LCM दोनों निकाल लीजिए बच्चों। HCF का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। P और Q दोनों ही कॉमन है, लोएस्ट पावर। एचसीएफ में क्या निकालते हैं, लोएस्ट पावर। तो पी की लोएस्ट पावर 2 है, क्यू की लोएस्ट पावर बच्चों 3 है। अगर एलसीएम की बात करूं बच्चों, तो क्या होता है आपके पास, एलसीएम होता है बच्चों, दोनों वैरायटी सारी लिख दो, सारी वैरायटी लिख दी विद हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर बच्चों कितनी है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितनी है बच्चों 4 है। तो यहाँ से बच्चों क्या पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि P की पावर R, देखिए एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में क्या होता है बच्चों, R इज इक्वल्स टू में P की पावर बच्चों कितना हो जाएगा 3, Q की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, Q की वैल्यू कितनी, सॉरी S की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी आपके पास, S की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4। वहीं यहाँ पर M की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी 2 और N की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 3। यही करना पड़ेगा। इसी के साथ बच्चों अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये सारी वैल्यू पता चल चुकी हैं, अब आपको पता करना है m प्लस में n इंटू में r प्लस में s, यही तो करना है बच्चों। तो m प्लस n बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 एंड r प्लस s कितना हो जाएगा बच्चों 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7। 7 इंटू 5 कितना होता है बच्चों 35 होता है। दैट्स इट। क्या ये बात क्लियर है आपको, क्लियर मतलब प्रॉपर एकदम टक से आंसर आना चाहिए और आपका आंसर है बच्चों सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, आइए जरा बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और बात करता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वन। नेक्स्ट सवाल बच्चों जो आप लोगों को दे रखा है वो ये दे रखा है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। पी जो है बच्चों एक प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर उठा लीजिए। मैं आप लोगों को सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ, आप कोई भी प्राइम नंबर उठा लीजिए। आप प्राइम नंबर 2 उठा लीजिए, इसके फैक्टर क्या होंगे 1 एंड 2। आप 3 उठा लीजिए, इसके फैक्टर क्या होंगे 1 एंड 3। आप 5 उठा लीजिए, ये कितना होता है 1 एंड 5। ये कितना 7 उठा लीजिए, 7 कितना होता है 1 एंड 7, ये होता है। अब यहीं पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि आपको प्राइम नंबर की बात की जा रही है, कोई पी बोल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा 1 एंड पी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बच्चों, क्लियर है। वो कह रहे हैं यही इसके फैक्टर्स हैं। अगर बच्चों ये इसके फैक्टर्स हैं तो आप लोग मुझे एक बात और बताइए कि एक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यही आप लोगों के पास इक्वेशन होती है। जब कभी भी आप लोगों के पास रूट्स हो और आपको इक्वेशन बनानी हो तो आप लोग यही काम करते हैं। बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो बस जैसे ही बच्चों आप बोलोगे हाँ तो मैं बोलूँगा बिल्कुल जी हाँ। माइनस में ये दोनों हैं तो बच्चों क्या हो जाएगा 1 प्लस में पी आ जाएगा इंटू में एक्स हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे 1 और पी की तो कितना आ जाएगा बच्चों, पी इक्वल्स टू में 0 आ जाएगा। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है, बताइए बच्चों, क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है। अगर आप लोगों को बात समझ आ रही है दैट्स इट, दिस इज द गेम जो हम लोगों को यहाँ पर बच्चों खेलना होगा। बात समझ में आ गई। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में पी इंटू में एक्स प्लस में पी आ गया आप लोगों के पास। ये कहाँ पर दे रखा है, ये बच्चों बी में दे रखा है आप सभी लोगों को, एंड दैट इज योर आंसर। यानी कि बी जो है बच्चों आप लोगों के पास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल हम लोगों से क्या कहता है, अगला सवाल हम लोगों से कहता है कि अल्फा और बीटा इसके 2 रूट्स हैं और वो हमसे कहते हैं कि अल्फा प्लस में बीटा जो है वो इसके बराबर हो जाएंगे। बच्चों मैं आप लोगों से पता है एक बात कहना चाहता हूँ, जब कभी भी आप लोगों से कोई भी ये बात बोलता है ना कि सम और प्रोडक्ट जो है वो बराबर हैं, तो मैं आपसे एक सवाल और पूछूं कि यार ये बताओ सम क्या होता है, माइनस बी अपॉन में होता है ना। अच्छा, प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, सी अपॉन में होता है। ये दोनों बराबर दे रखे हैं मुझे, तो ए से कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि बच्चों माइनस का बी इज इक्वल्स टू में कितना होता है, सी होता है। क्या ये बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है। बहुत नॉर्मल सी बातें हैं जो हमको समझनी होती हैं और इन्हीं की समझ को बढ़ाते बढ़ाते हम लोग बहुत सारी चीज़ें करने लग जाते हैं। ये बात क्लियर है आप लोगों को। अब मुझे आप एक बात बताइए कि यहाँ से बच्चों ए कितना है, ए पी है बच्चों, बी कितना है बच्चों माइनस का 2 है, सी कितना है बच्चों 3p है।
मुझे क्या करना है माइनस का बी, तो माइनस ऑफ बी लगा दिया बच्चों मैंने यहाँ पर सी आ जाएगा, 3p हो जाएगा। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, 3p हो गया। तो जो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। क्या ये बात आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई? p की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2/3 आ जाएगी। दैट्स इट, बात क्लियर, समझ में आ गई? आइए जरा बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बच्चों ये दे रखा है आप लोगों को, उन्होंने कहा है ये इनकंसिस्टेंट है बच्चों। देखिए सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। देखो कंसिस्टेंट का मतलब होता है आंसर सोल्यूशन आना चाहिए, या तो यूनिक सोल्यूशन आ जाए या फिर बच्चों इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाए, लेकिन बच्चों सोल्यूशन आना चाहिए। अगर बच्चों मैं इनकंसिस्टेंट की बात करूंगा, इनकंसिस्टेंट की बात करूंगा बच्चों आप लोगों से, तो इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट का मतलब हो जाएगा नो सोल्यूशन। अब बच्चों ये नो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, नो सोल्यूशन का मतलब होता है जो लाइनें मिल नहीं पाएंगी, यानी कि वो लाइन्स क्या हो जाएंगी बच्चों, पैरेलल। जब बच्चों लाइंस पैरेलल हो जाती हैं तो कंडीशन क्या लगती है, a1 में a2 इज इक्वल्स टू में b1 में b2 इज नॉट इक्वल टू में बच्चों c1 में c2। दैट्स इट। क्या ये बात बच्चों आप लोगों को समझ में आई? यही मेन बात है जो हमको यहाँ पर समझनी होगी बच्चों। तो यहाँ पर भी रख लेते हैं, कितना है बच्चों 3x प्लस में y, 1 को इधर ही रख लेता हूँ, माइनस का 1 इक्वल्स टू में 0, 2x माइनस 1 इंटू में x प्लस में k माइनस 1 इंटू में y, इसको भी इधर ले आता हूँ माइनस में 2k प्लस 1 इक्वल्स टू में 0। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा बच्चों, इसके अपॉन में इसको रखूँगा, तो 3 में 2k माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू में 1 में k माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो 1 ही चल रहा है, तो ये यहाँ जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3k माइनस में 3 आ जाएगा, ये यहाँ जाएगा तो कितना आ जाएगा 2k माइनस में 1 आ जाएगा। इसको इधर भेजूँगा तो कितना आ जाएगा 3k माइनस में 2k, इसको इधर भेजूँगा तो -1 प्लस में 3 आ जाएगा, यानी कि k इज इक्वल्स टू में प्लस का 2 आ गया बच्चों। तो 2 कहाँ आ रहा है बच्चों, देखिए ज़रा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। क्लियरली आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें पता चल पा रही हैं कि कैसे ऐसा हो पा रहा है। आप वैसे तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताने में थोड़ा सा टाइम लगाया है, वरना अगर आप डायरेक्ट भी देखते इनकंसिस्टेंट आपके दिमाग में पैरेलल आना चाहिए था, आप डायरेक्टली ये चीज़ पुट कर देते। आइए ज़रा, इफ़ द वर्टिसेस ऑफ दिस, अगर मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊँ कि भाई एक पैरेललोग्राम दे रखा है, अगर आप लोगों को एक भी पैरेललोग्राम दे रखा है तो आपको करना क्या होता है, आपको बहुत 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 सिंपल काम करना होता है कि आपको अगर फोर्थ कोऑर्डिनेट निकालना है तो आपको करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही शॉर्ट ट्रिक लगानी पड़ेगी, और वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, और मैं आप लोगों को बताऊंगा वो शॉर्ट ट्रिक एक्चुअल में है क्या। वो शॉर्ट ट्रिक है बच्चों कि जैसे मान लीजिए कभी भी आप लोगों के पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोग बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके पास x1 y1 दे रखा है, ये मान लीजिए a पॉइंट है, ये बच्चों आपके पास x2 y2 दे रखा है। ये मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ये दुनिया का कोई सा भी सवाल आ जाए हर जगह पर बच्चों ये शॉर्ट ट्रिक आपके पास जो है वो काम आएगी। आपको बिना सोचे समझे घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ये रहा बच्चों डी। अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, हम लोग यहाँ पर बच्चों एक काम कर सकते हैं कि अगर मुझे कभी भी, जैसे मान लीजिए आपको ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x4 जो होगा बच्चों आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, ये देखिए ये भी पास है ये भी पास है, दूर वाले को माइनस कर दीजिए, यानी कि x1 प्लस में x3 और माइनस में x2, यानी कि सामने वाले को इसके जस्ट जो अपोजिट है उसको नेगेटिव में लिख दीजिए, और जो इधर साथ में जो जुड़े हुए एडजेसेंट वाले हैं उन्हें प्लस में लिख दीजिए। अगर आपको y4 निकालना है बच्चों तो y1 प्लस में y3 माइनस में y2 हो जाएगा। ये एक चीज़ हो गई, ये बच्चों एक चीज़ हो गई। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्लियर है? ओके। अब बच्चों मैं यहाँ पर आप लोगों से आगे बात करता हूँ। तो आप लोगों को तो पता है ये कितना दे रखा है बच्चों, ये 3 4 दे रखा है, ये कितना दे रखा है -2 3 दे रखा है, ये कितना दे रखा है -3 और -2 दे रखा है। तो यहाँ पर बच्चों x4 की बात कर लेते हैं, यहाँ पर मैं अभी इसको x ही बोल देता हूँ। तो इन दोनों को जोड़ना है बच्चों, तो -3 और +3 को जोड़ना है, फिर माइनस कर देना है -2 से, ठीक है। और y के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, y के लिए मुझे करना पड़ेगा, देखिए इन दोनों को जोड़ देना है, यानी कि -2 को और +4 को जोड़ देना है, माइनस कर देना है इसके साथ 3 के साथ। तो अल्टीमेटली -1 यहाँ से आ जाएगा बच्चों, और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू में जो आ जाएगा बच्चों यहाँ पर आ जाएगा +2 आ जाएगा। तो 2 and -1 बच्चों ये आपके पास जवाब हो रहे हैं 2 and -1, तो C विल बी योर करेक्ट आंसर। बस आपको ये चीज़ लगा देनी है। मैंने यहाँ पे आप लोगों को ये ट्रिक भी समझा दी है कि कैसे ये अप्लाई होती है, कैसे आपको यूज़ करनी होती है। आइए ज़रा अगला सवाल आप लोगों को दे रखा है बच्चों। इस सवाल में भी एक डायरेक्ट फार्मूला है जो आपको याद रखना होता है। जैसे मान लीजिए आपको A, B और C ये ट्राइंगल दे रखा है, ये बोल दिया सिमिलर है बच्चों किसके, PQR के। ये वाला चैप्टर तो आप लोगों को आ भी रहा है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको आना भी चाहिए बच्चों। डायरेक्ट फार्मूला होता है कि अगर मैं AB
बी सी और ए सी, ये तीनों साइड्स हैं। यहाँ देखिए पी क्यू, क्यू आर और पी आर, इन तीनों साइड्स का रेशो बराबर होगा अगर ये दोनों के दोनों सिमिलर है। ये चीज़ बच्चों और भी बराबर होती है, ये बराबर होती है इनके एल्टीट्यूड में भी। एल्टीट्यूड इन ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एल्टीट्यूड इन ट्राइंगल डी ई एफ। और ये बराबर होता है बच्चों, ये भी सुनिए, ये भी बराबर होता है बच्चों पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, सॉरी पी क्यू आर, ये भी क्या है बच्चों पी क्यू आर, ठीक है। तो ये इस तरीके से चलता है। वो उन लोगों ने हम लोगों को क्या दे दिया, साइड्स का रेशियो दे दिया बच्चों, और साइड में भी क्या बोल दिया उन्होंने कि ए बी अपॉन में पी क्यू, इन दोनों का स्क्वायर है बच्चों, किसके बराबर है 4/9। तो भाई ये तो देखो साइड का सिंपल स्क्वायर जो है एल्टीट्यूड के बराबर होता है, तो यार यहाँ पर तो स्क्वायर कुछ भी नहीं होता, तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा। मान लो अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाते हो तो ए बी अपॉन में पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा भाई, यहाँ पर 2 आ जाएगा, रूट निकालना पड़ेगा दोनों तरफ का, 2/3 आ जाएगा। तो ये किसके बराबर है, डायरेक्ट एल्टीट्यूड के बराबर होगा। ये दोनों एल्टीट्यूड है, ए एम अपॉन में पी एन, ये देखिए बच्चों ये दोनों के दोनों एल्टीट्यूड है, दोनों बराबर होंगे। और ये किसके बराबर हो गया बच्चों अल्टीमेटली 2/3। तो 2/3 कहाँ आ रहा है बच्चों, डी पे आ रहा है। क्लियर है। आइए जरा अगले सवाल के बारे में बच्चों बात कर लेते हैं आप सभी लोगों से। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है आप सभी लोगों को, ये दे रखा है बच्चों नेक्स्ट सवाल, बड़ा बेहतरीन सवाल है, बड़े आराम से हो जाएगा अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो। x tan 60 बच्चों कितना होता है, √3 होता है। cos 60 कितना होता है बच्चों, 1/2 होता है। ओके, sin 60 कितना होता है बच्चों, √3/2 होता है, ठीक है। और cot 60 यहाँ पर दे रखा है, तो मुझे यहाँ पर निकालना पड़ेगा कितना, आपके पास आ जाएगा यहाँ पर cot 60, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर cot 60 को भी लिख लेते हैं यहाँ पर। हालांकि इन्होंने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में ही हम लोगों से बात की है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर लेंगे अपन लोग। मैं यहाँ पर भी पहले तो अब लिख ही देता हूँ, ये 1/√3 तो 1/√3 आ जाएगा। देखिए बच्चों इस √3 से a√3, 2 से 2 गया, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है वहाँ पर, √3। अब ये क्या होगा बच्चों, 1/√3 कब आता है, 1/√3 बच्चों या तो tan 30 डिग्री पर आ जाता है, या फिर बच्चों ये cot 60 डिग्री पर आता है। अब देख लीजिए दोनों में से कौन से हैं जो ऑप्शन में दिए गए हैं। क्या ऑप्शन में कहीं tan 30 दे रखा है, दे रखा है भाई, tan 30 दे रखा है। ऑप्शन में कहीं cot 60 दे रखा है, नहीं दे रखा है, यानी कि tan 30 विल बी योर आंसर। तो यहाँ पर देखिए बच्चों बी आंसर आ रहा है, tan 30 इसका सही जवाब आ रहा है। आइए जरा बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल बच्चों आप लोगों को दे रखा है, sin थीटा प्लस में cos थीटा दे रखा है आप लोगों को, और यहाँ पर आप लोगों से बोला गया है कि आप लोग ये वाली बात हमें बता दीजिए कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। बड़ा ही इजी है ये, मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ आप लोगों को दे रखी है, आप क्या कर दीजिए, जैसे यहाँ पर sin थीटा है प्लस में यहाँ पर कितना है बच्चों cos थीटा, इक्वल्स टू में कितना है √2 है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस में कितना हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 2। ये कितना होता है बच्चों 1 होता है, तो 1 उधर जाएगा तो 2 - 1 करोगे तो 1 बचेगा, यानी कि 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 1, ये इधर चला जाएगा, तो sin थीटा cos थीटा कितना हो जाएगा बच्चों 1/2 हो जाएगा। क्लियर है। वहीं बच्चों एक बात और समझो, ये दे रखा है आपको tan थीटा प्लस में cot थीटा, आपको क्या करना है, इसको आप लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन में क्या cos थीटा इसको। और पता है कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर देखो sin थीटा में दे रखा तो मैं tan cot में पूछ लिया, तुम इसको भी sin थीटा में ही लेकर के आओ ना, क्योंकि sin थीटा में फॉर्मूला तुम्हें जनरली याद रहते हैं। इसे क्या कर सकते हो, cos थीटा अपॉन में sin थीटा, साइन यहाँ जाएगा cos यहाँ जाएगा, तो कितना आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा sin थीटा cos थीटा। ये कितना होता है बच्चों 1 होता है, ठीक है जी। तो 1 अपॉन में कितना आ जाएगा sin थीटा cos थीटा। अब बच्चों एक बात बताओ, 1 अपॉन में ये कितना, इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ 1/2, तो इधर लिख दिया 1/2, 2 ऊपर घूम के जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 2, दैट्स इट। तो इसका आंसर बच्चों कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 2 आ जाएगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है। देखिए हम लोगों ने हर सवाल को एक नॉर्मल तरीके से मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ, और हर एक चीज़ के पीछे का रीज़न समझा रहा हूँ, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए। अगर इसकी तुम शॉर्ट ट्रिक जानना चाहते हो, अगर तुम इसकी सचिन ट्रिक जानना चाहते हो, तो मैं आपको बता दूँ ये √2 कब आता है भाई, √2 आता है अगर तुम 1/2 प्लस में 1/√2 इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 2 अपॉन में √2, कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। यानी कि बच्चों इसकी वैल्यू भी क्या रही होगी √2, इसकी वैल्यू √2 कब रहती है 45 डिग्री पे, इसकी वैल्यू √2 कब रहती है 1/√2 कब रहती है 45 डिग्री पे। तो एंगल तो सेम ही है,
तो 1045 कितना होता है भाई 1, ये भी कितना होता है भाई 1, दोनों को जोड़ो कितना आ गया भाई 2। लो शॉर्ट ट्रिक ऐसे निकाल लो, ऐसे भी आंसर निकल सकता है। तो ये हमको सोचना होगा कि हाउ कैन वी डू दिस, ठीक है। आइए ज़रा, तो यहाँ पर बच्चों बात कर लेते हैं अब आप लोगों से। इन्होंने बोल दिया कि DE जो है बच्चों, ये जो चीज़ है ये इसके पैरेलल है, और उन्होंने हमें एक चीज़ और भी बताई है कि यहाँ पर ये जो है AD जो है बच्चों, देखिएगा ज़रा ध्यान से यहाँ पर EC जो है बच्चों B दे रखा है, AE जो है बच्चों A दे रखा है, और DE जो है बच्चों DE आपको X दे रखा है, और BC आपको बच्चों Y दे रखा है। और ऐसे में अब ये दोनों पैरेलल हैं आपस में, ये दोनों पैरेलल हैं बच्चों, ये लाइंस आपस में। बच्चों मुझे बताइए जब ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ये वाला एंगल बच्चों किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल के बराबर होगा, डेफिनेटली होगा। और इन दोनों में ही बच्चों ये एंगल कॉमन आ रहा है। तो वैसे तो दो ही एंगल से एंगल सिमिलैरिटी से क्या आप ये नहीं बोल सकते कि ट्राइएंगल ABC सिमिलर हो गया है ट्राइएंगल ADE के, बोल सकते हैं आप। जैसे ही बच्चों आप लोगों ने ये बात बोली, इसका मतलब डायरेक्ट और सीधा सीधा ये निकल करके आता है कि AB अपॉन में AD, BC अपॉन में DE और AC अपॉन में AE। वो आपसे क्या पूछना चाहते हैं ज़रा देख लेते हैं यहाँ पर। तो वो पूछना चाहते हैं हमसे कौन सा ट्रू है, कौन सी कंडीशन ट्रू है। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ बच्चों क्या इन कंडीशन से रिलेटेड। देखिए AE कहीं पर है, ये रहा बच्चों AE, इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, A लिख सकता हूँ। आइए ज़रा EC कहाँ है बच्चों, सॉरी EC नहीं लिख सकता मैं इसमें, दोनों पैरेलल हैं। अच्छा देखिएगा ज़रा, दोनों पैरेलल है ना, मैं काम कर लेता हूँ यहाँ पर। एक बात तो मुझे कंफर्म हो गई, अगर मुझे यहाँ पर ये EC दे रखा है, इसका मतलब मैं डायरेक्टली एक काम और भी कर सकता हूँ। अगर आप लोगों की दिमाग की बत्ती जली हो तो दिमाग की बत्ती देखो ऐसे भी जला सकते हो आप लोग। यहाँ पर जब पैरेलल होता है तो मैं ये भी कंसेप्ट लगा सकता हूँ कि AD अपॉन में DB बराबर होता है किसके, AE अपॉन में EC के, इसके भी बराबर होता है। तो AD के अपॉन में DB में लिख सकता हूँ। मैं बस आप लोगों से इतनी सी बात कहूँगा या इतनी सी बात समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको AE नहीं मिल रहा है, AE मिल चुका है, आपको EC नहीं मिल रहा है। तो EC मिलने के लिए आपको AE को माइनस करना पड़ेगा पूरे AC में से। AC वाला पोर्शन कहाँ है, यहाँ पर है, और D यहाँ पर। इसको उठा लीजिए आप, ये भी छोड़ दो, मैं तुम्हें देखो इसी सॉल्व करके दिखाता हूँ इसको। ये दोनों बराबर है, इसका रेसिप्रोकल कर लो, कितना आ जाएगा DE अपॉन में BC, AE अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, या AC को भी इसको ऐसे ही रखे रहने दो, माइनस कर दो दोनों तरफ, -1। तो BC अपॉन में DE -1 और AC अपॉन में AE -1। तो ये यहाँ जाएगा, तो BC में से बच्चों DE एलसीएम लोगे ना, तो DE यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे AC माइनस में AE हो जाएगा, अपॉन में AE आ जाएगा। मुझे एक बात बताइए बच्चों, पूरे BC में से BC और D, यार BC और DE मुझे दे रखा है ना, मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पर, अल्टीमेटली अगर यहाँ पे AC दे रखा है, क्योंकि उन्होंने मेरे से बात पूछी है, तो x अपॉन में y, x अपॉन में y, a अपॉन में दिस, ये वाली चीज़ नहीं होगी बच्चों। इसमें हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एक मिनट रुक जाइएगा, हम लोग यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं कि x अपॉन में y दे रखा है हम लोगों को, और a अपॉन में b दे रखा है। तो a अपॉन में b तो चलो मैं यहाँ पर झेल जाऊँगा, पूरी लाइन को मैं क्या बोल दूंगा, a प्लस b बोल दूंगा। दैट मीन्स मैं यहाँ पर एक बात और बोल सकता हूँ बच्चों कि जो मैंने अभी निकाला है, यहाँ पर मैंने क्या निकाला था, छोटे वाले को ऊपर रख देता हूँ, DE अपॉन में BC इज इक्वल्स टू में छोटे वाले को, तो AE अपॉन में कितना आ जाएगा AC। तो DE कितना है बच्चों मेरे पास x है, BC कितना है मेरे पास y है, और AE कितना है मेरे पास A है, और AC कितना है मेरे पास A प्लस में B है। तो ये वाली बच्चों C कंडीशन लग रही है मुझे, एंड इसका आंसर भी बच्चों देख लीजिए C आ रहा है। आइए ज़रा अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक ट्रेपीजियम बना दिया उन्होंने बच्चों हमारे लिए, ठीक है जी, एक ट्रेपीजियम बना दिया इन लोगों ने हमारे लिए। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि AD जो है बच्चों वो कितना है, 4 है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोले इफ द डायगोनल AC, डायगोनल बच्चों एक ही आ गया, एक BD आ गया। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, यानी कि बच्चों ये क्या है, O है। इसके बाद कह रहे हैं कि OA अपॉन में OC, देखिए बच्चों ज़्यादा ध्यान से, OA अपॉन में OC इज इक्वल्स टू OD अपॉन में OB हो जाएगा। OD अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, OB हो जाएगा। क्लियर है।
मैं बच्चों आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, आप एक बात सुनिएगा। क्या बच्चों ये एक ट्राइंगल, मैं आपसे कहूँगा कि ये एक ट्राइंगल और ये एक ट्राइंगल आप लोगों को नहीं लग रहा है? लग रहा है। अगर आप लोग इस चीज़ को ऐसे देखेंगे तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, मज़ा आ जाएगा बच्चों अगर आप लोगों ने ये बात समझ ली तो। मैं यहाँ पर अगर आपको कहूँ कि आप लोग के पास OA अपॉन में OC दे रखा है और OD अपॉन में OB दे रखा है, यानी कि इसके अपॉन में ये दे रखा है, इसके अपॉन में ये दे रखा है और इसके अपॉन में ये दे रखा है, इधर 2 लगा देता हूँ, इसके अपॉन में ये दे रखा है बच्चों आपको। आप लोग एक बात सुनिए, अगर मैं OA और OD इन दोनों को एक कैटेगरी में डाल दूं, इन दोनों को एक कैटेगरी में डाल दूं, ये दोनों एंगल भी होंगे बच्चों, तो देखिए ज़रा SAS सिमिलैरिटी नहीं लग रही बच्चों के यहाँ पर? ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट होंगे ना, और एक 2 पैरेलल लाइन से अगर कट करते हुए जा रही हैं तो आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दे रखे हैं आपको, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो SAS सिमिलैरिटी से क्या मैं ये बात भी नहीं बोल सकता, ये देखिए OA OD ये था, इनकी तरफ से क्या आ जाएगा फिर AD, और इनकी तरफ से क्या आ जाएगा भाई BC आ जाएगा, हो जाएगा। अब जरा देखिएगा इनका रेशियो कितना दे रखा है बच्चों, 1/2 दे रखा है, यानी कि बच्चों AD अपॉन में BC किसके बराबर हो जाएगा, 1/2। अब BC इधर ले भेज दूंगा इसको यहाँ पर, तो 2 टाइम्स ऑफ AD बराबर में कितना हो जाएगा BC। तो AD कितना है बच्चों, 4 है, BC यहाँ पर दे रखा है, तो BC कितना हो जाएगा बच्चों, 8 सेंटीमीटर। क्या ये बात क्लियर है? तो यहाँ पर बच्चों C इसका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर आ रहा है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? क्लियर आए थे? आइए जरा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इफ 2 टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आर, देखिए बच्चों मैं आपको इसका पहले डायग्राम बना देता हूँ ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूँ इस चीज़ को। यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर बच्चों कितना दे रखा है आप लोगों को, एंगल 60 डिग्री दे रखा है। लेकिन बच्चों जब मैं इस लाइन को मिला देता हूँ तो यहाँ पर अब जो एंगल बन रहा है बच्चों, ये कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। पहले ये पूरा का पूरा एंगल क्या था, ये पूरा का पूरा एंगल था बच्चों 60 डिग्री, लेकिन अब ये 30 डिग्री बन रहा है। हमको पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री बनता है, ये 30 ये 90, तो ये कितना हो गया बच्चों, 60 डिग्री। वो हमसे ये जानना चाहते हैं कि आप हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट बता दीजिए। ये बच्चों टेंजेंट है हमारे पास, ये बच्चों रेडियस है हमारे पास। रेडियस कोई दे रखा है, ये बच्चों 3 दे रखा है हमें, तो ये और ये इन्वॉल्व कर लेता हूँ। एंगल के सामने वाला क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है, और साथ वाला क्या होता है बच्चों, बेस होता है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो मुझे परपेंडिकुलर और बेस को इन्वॉल्व करना है। किस में होता है बच्चों, ये होता है tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर बच्चों क्या हो जाएगा मेरे पास, मैं इसको x बोल देता हूँ, और बेस क्या हो जाएगा बच्चों मेरे पास r हो जाएगा, यानी उसको मैं 3 बोल देता हूँ। ये कितना हो जाएगा बच्चों, √3 यहाँ हो जाएगा, तो x अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 यहाँ चला गया, तो 3√3 इज इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा आपके पास, x हो जाएगा। 3√3 कहाँ दे रखा है बच्चों, यहाँ दे रखा है, तो यानी कि D विल बी योर करेक्ट आंसर। जब आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ दे रखी है तो D आपका सही जवाब होगा। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी कहानी। आइए बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ दिस। देखिए बच्चों स्क्वायर दे रखा है जिसकी लेंथ जो है बच्चों आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर इसके अंदर अगर आप एक सर्कल डालेंगे तो मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक गए आप, ये भी 3 होगा बच्चों, ये भी 3 होगा, ठीक है। तो पूरी लेंथ, ये इसका रेडियस बच्चों कितना हो जाएगा, क्योंकि पूरी लेंथ कितनी है बच्चों, 6 है, तो ये तो देखिए ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो 3 बढ़ जाएगा। यानी कि एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस बच्चों कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, पाई r का स्क्वायर। पाई कितना है बच्चों आपके पास, पाई को पाई रहने दीजिए क्योंकि उन्होंने सोल्यूशन में आंसर में पाई को सॉल्व ही नहीं किया। 3 का क्या आ जाएगा बच्चों स्क्वायर, तो 9 पाई सेंटीमीटर क्या आ जाएगा बच्चों स्क्वायर, तो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान रखिए स्क्वायर पर ही लगाना है बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर पर। मान लीजिए अगर किसी ने गलती से आपको चकमा देने के लिए 9 पाई सेंटीमीटर ही लिख दिया तो आप कहीं फंस मत जाना बच्चों इसमें, ठीक है। आइए जरा अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों, और हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इफ द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज। देखिए लेंथ ब्रेथ एंड हाइट कितनी आ रही है बच्चों, 6√3 आ रही है आप लोगों के पास सेंटीमीटर। एंड फिर वो बोले द लेंथ ऑफ इट्स डायगनल, देन द लेंथ ऑफ इट्स डायगनल्स। डायगनल की लेंथ कितनी आ रही है बच्चों, डायगनल 1 कितना आ रहा है आप लोगों के पास, 2√3 आ रहा है आप लोगों के पास सेंटीमीटर।
फिर उसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, आप पूरे के पूरे क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आप किस तरीके से निकाल पाएंगे, आपको ये बताना होगा यहाँ पर। तो इसके लिए हमको चाहिए होगा एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला। वो फॉर्मूला कहाँ से आया ये भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग इस चीज़ से समझ लीजिए। देखिए ज़रा यहाँ पर बता देता हूँ मैं एक बार। स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, एल का स्क्वायर बी का स्क्वायर बच्चों कितना आ जाएगा, एच का स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा 2LB 2BH और 2HL आ जाएगा। ओके, हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए होता है क्यूबॉइड का, वो क्या होता है, वो हमारे पास फॉर्मूला होता है LB BH और HL, ये होता है हमारे पास। ठीक है, 2 × में ये वाला आ जाता है हमारे पास। ये चीज़ हमें यहाँ पर दिख भी रही है बच्चों। ठीक है, यानी कि मुझे इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। अगर मैं किसी तरीके से इसकी वैल्यू निकाल पाया तो काम बन जाएगा। लेकिन यहीं पर एक चीज़ हमको और भी दे रखी है, डी क्या होता है बच्चों, यानी डायगनल होता है अंडर रूट में L का स्क्वायर B का स्क्वायर और बच्चों होता है H का स्क्वायर। तो यानी कि मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दैट्स बस यहाँ पर काम हो चुका है हमारे पास। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि डी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, L का स्क्वायर B का स्क्वायर और H का स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन में तो आपको सम तो पहले से ही पता है, यानी कि 6√3 का होल स्क्वायर यहाँ पर लिख दूंगा मैं। ये क्या है बच्चों, ये डी का स्क्वायर है। ये क्या है बच्चों, 2L × B B × H और H × L, यही दे रखा है बच्चों। तो ये तो हो गया बच्चों हमारा सरफेस एरिया। ये निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इधर भेज देता हूँ, इसको यहीं पर रखे रहने देता हूँ, 2LB BH और HL बच्चों यहीं पे रखे रहने देता हूँ मैं, HL यहीं पे रखे रहने देता हूँ। इसको यहाँ पर लेकर जाता हूँ, 36 इंटू में कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, √3 का 3 हो जाएगा। ये वहाँ गया बच्चों। डी कितना दे रखा है हमको, ये दे रखा है, इसका भी स्क्वायर कर दो, डी का स्क्वायर, ये उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 3। मैंने क्या किया बच्चों, इसमें से 3 कॉमन निकाल लिया, तो 36 - 4, तो यहाँ कितना बचेगा बच्चों, 32 आ जाएगा। यानी कि बच्चों आपके पास 96 आ जाएगा। अगर मैं बात करूंगा टोटल सरफेस एरिया, तो 96 कहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है। तो सी विल बी योर करेक्ट वाला आंसर बच्चों। ओके, आइए जरा अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल है, इफ द डिफरेंस ऑफ मॉड एंड मीडियन ऑफ डाटा इज 24, देन द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड द मीन। अगर आप लोगों को इन दोनों का डिफरेंस पता है तो क्या आप मीडियन और मीन का डिफरेंस बता सकते हैं। हम लोगों को ये बात यहाँ पर देखनी होगी, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पर। आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले तो मॉड इज इक्वल्स टू में बच्चों 3 टाइम्स ऑफ मीडियन होता है और माइनस में 2 टाइम्स ऑफ मीन होता है, यही हमको पता है। वो कह रहे हैं कि मॉड और मीडियन का डिफरेंस, तो मॉड और मीडियन का डिफरेंस कैसे निकालोगे। मैं मान लीजिए इसमें से एक मीडियन निकाल देता हूँ, तो एक मीडियन मेरे पास यहीं पर अकेला बच गया, फिर मैंने यहाँ पर प्लस में 2 मीडियन यहाँ पे लिख दिया बच्चों, और माइनस में 2 मीन यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो मैं मीडियन को इधर भेज देता हूँ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चों, मॉड माइनस में कितना आ जाएगा, मीडियन इज इक्वल्स टू, मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, देखिए बच्चों, मीडियन माइनस में मीन। ये चीज़ उन्होंने हमें क्या दे दी, 24। ये 2 × में क्या है बच्चों, मीडियन माइनस में कितना आ जाएगा बच्चों, मीन आ जाएगा। तो यानी कि बच्चों द डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन निकालना है हमें। इससे इसे कैंसिल आउट मारो, देखो 12 आ गया, दैट्स इट। यानी कि कभी भी बच्चों आप लोगों को से बोला जाए, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो, डिफरेंस ऑफ मॉड एंड मीडियन इज इक्वल्स टू में 2 टाइम्स ऑफ डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन। क्लियर है बच्चों, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई, बस दैट्स इट। इतना सा आप लोगों को ध्यान में रखना है। या फॉर्मूला मैं आपको बता दिया कैसे बन गया है, आप डायरेक्टली इसे यूज़ भी कर सकते थे। मैं इसे यूज़ कर देता, बोल देता कि ये शॉर्ट ट्रिक हो गई, बड़ी शॉर्ट ट्रिक नहीं है एक्चुअल में। ओके, आइए सर अगले सवाल की ओर चलते हैं। The number of revolutions made by circular wheel of radius this in rolling a distance of 11 किलोमीटर। बच्चों मुझे एक बात बताइए, अगर यहाँ पर एक सर्कल है, मैं अगर जैसे हम लोग जब हम छोटे थे, पता नहीं तुम लोगों ने शायद नहीं चलाया होगा, जब मैं छोटा था मैंने चलाया था, ये टायर है और ऐसे डंडा मारते हुए चला रहे हैं, तो क्या होता है कि वो जब रोल करता है, जब एक पूरा चक्कर घूमता है, जैसे यहाँ से चलेगा तो यहाँ तक जब ये पूरा, यानी कि यही पोजीशन जब इसकी यहाँ पर आएगी घूम करके, तो ये चीज़ दूरी कितनी होगी बच्चों, इसका पूरा पैरामीटर यानी कि 2πr हो जाएगा इसका। ये पूरा ऐसे गोल घूम गया ना, तो ये कितना हो जाएगा, 2πr हो गया बच्चों। अब ये बोल रहा है कि ये डिस्टेंस कितनी बार इसने किया होगा, कितने n टाइम्स किया होगा, कि यहाँ पर जो आंसर आ रहा है 11 किलोमीटर आ रहा है बच्चों, तो कितने रोल इसने घूमे होंगे। अब क्योंकि बच्चों ये मीटर में लिखा हुआ है, तो मुझे इसको भी मीटर में करना पड़ेगा, 11,000 मीटर कर देता हूँ इसको मैं।
तो मैंने यहाँ पर क्या किया बच्चों, यहाँ पर n मुझे पता लगाना था, 2 यहाँ पर दे रखा है, ये 22/7 हो जाएगा। r कितना है बच्चों, 0.25 है। तो मैं इसको इस तरीके से 100 करके लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों आप लोगों को, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर बच्चों इसको मैं 11 इंटू में 1000 लिख सकता हूँ। 11 से इसे कैंसिल आउट करूँगा बच्चों, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ये दोनों 2 दूनी 4 हो गए, ठीक है। 25 से इसे कैंसिल करूँगा, यहाँ 4 आ जाएगा, ये इसे कैंसिल कर देगा, यहाँ 2 आ जाएगा, फिर ये 2 इस वाले 2 को कैंसिल कर देगा, बचा कितना, n/7 इज में कितना आ जाएगा, 1000। ये यहाँ चला गया बच्चों, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 7000 लीजिए। तो डी बच्चों, डी इसका जो है वो करेक्ट वाला आंसर हो चुका है। मुझे लगता है आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए जरा अगले सवाल की ओर चलते हैं। कह रहे हैं कि इफ द सम ऑफ द लोअर एंड द मीडियन, ध्यान से सुनिएगा, सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन एंड मॉडल क्लास, लोअर बताना है आपको। उसमें करना क्या होता है बच्चों, आपको इसमें तो n/2 निकालना पड़ता है अगर आप मीडियन की बात करते हो, क्लास निकालना है। और मॉड में क्या करना पड़ता है आपको, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखिए, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बच्चों इसकी आ रही है आप लोगों के पास, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसकी आ रही है, तो ये 15 से 20 तक जा रहा है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ मॉडल की, तो लोअर वाली बतानी है। लोअर बच्चों कितनी है इसकी, लोअर लिमिट है बच्चों इसकी 15 हो गई, क्योंकि इसकी क्लास ये हो गई। अगर तुम यहाँ पर जोड़ते हो बच्चों, देखिए 10, 15, 25, 25 और 12 कितना होता है बच्चों, 37, 37 और 20 कितना होता है बच्चों, 57, 57 और 9 कितना होता है बच्चों, 66। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 66 डिवाइड बाई 2 यानी कि बच्चों 33। अब खुद देखिए 33 कहाँ पर आ रहा होगा, तो यहाँ पर ये बच्चों कितना हो जाएगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर सब जुड़ते हो, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी लिखनी पड़ेगी 10, यहाँ आ जाएगा 25, यहाँ आ जाएगा बच्चों कितना 37। तो अल्टीमेटली यहाँ कहीं पर आ रहा होगा, तो ये इसका लोअर कितना है बच्चों, 10 है इसका लोअर कितना है, ये है 10 और 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों 25, यानी कि बच्चों 20 का पूरी तरीके से करेक्ट आंसर बन जाएगा। यानी कि देख लीजिए बच्चों यहाँ पर 25 इसका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। आइए जरा अगले सवाल की ओर चलते हैं। 2 डाइज आर रोल्ड, वो बोल रहे हैं कि इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम अप एटलीस्ट का मतलब होता है बच्चों कम से कम एक बार, यानी कि कम से कम एक बार आना चाहिए। तो 1 6 पर भी आ सकता है बच्चों, 2 6 पर भी आ सकता है, 3 6 पर भी आ सकता है, 4 6 पर भी आ सकता है बच्चों, 5 6 पर भी आ सकता है, और बच्चों 6 6 पर भी आ सकता है। अगर 6 पहले नंबर पे आ जाए तो 6 1 भी हो सकता है, 6 2 भी हो सकता है, 6 3 भी हो सकता है, 6 4 भी हो सकता है बच्चों, और 6 5 भी हो सकता है। तो ये 5 5 10 और ये क्या हो जाएगा बच्चों 11, यानी कि टोटल कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। तो 11 तो केस हो गए, ये वो हैं बच्चों जो मेरे फेवर में है। और प्रोबेबिलिटी हमेशा एक ही चीज़ कहती है, फेवरेबल अपॉन में टोटल। तो बच्चों टोटल कितने आउटकम आएंगे, 36 आएंगे। मेरे फेवर में कितने जो मुझे चाहिए बच्चों वो 11 हैं, तो 11/36 आंसर हो गया। यानी कि बच्चों आपका ये वाला जवाब भी पूरी तरीके से करेक्ट हो चुका है। आइए ज़रा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बच्चों ये दे रखा है आप लोगों को। इस तरीके के सवाल बड़े इजी होते हैं, या तो आप इसमें से बीटा की वैल्यू निकाल करके इधर उधर पुट पाट करें, कुछ भी करें, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कभी भी टाइम की वैल्यू दे रखी है और ऊपर साइन कॉस दोनों दे रखे हैं, आप एक काम करा करें, ऊपर और नीचे दोनों को कॉस से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 5 साइन बीटा अपॉन में यहाँ भी कॉस बीटा आ जाएगा बच्चों, माइनस में 2 कॉस बीटा अपॉन में यहाँ भी बच्चों कितना आ जाएगा, कॉस बीटा आ जाएगा, अपॉन 5 साइन बीटा अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस बीटा आ जाएगा, प्लस में 2 कॉस बीटा अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस बीटा आ जाएगा। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ये क्या है बच्चों 10, ये भी क्या है बच्चों 10, तो आपके पास कितना आ जाएगा 5 10 बीटा माइनस 2, 5 10 बीटा 10 बीटा प्लस में 2, यही आ जाएगा बच्चों। तो अल्टीमेटली आप लोग क्या लिख पाएंगे यहाँ पर 5 × में 4/5, क्योंकि 10 बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी वहाँ से 4/5। यहाँ पर देखिएगा 5 × में 4/5 प्लस में 2, इससे ये गया इससे ये गया, कितना आ जाएगा 4 माइनस में 2 4 प्लस में 2, यानी कि बच्चों 2 अपॉन में 6, यानी कि बच्चों 1/3 आ जाएगा। तो 1/3 कहाँ पर दे रखा है बच्चों, ए ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि बच्चों आपका ए ऑप्शन जो है पूरी तरीके से करेक्ट आ रहा है। आइए ज़रा बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और अगले सवाल में हम लोगों को देखने को मिलेगा असर्शन रीजन। बच्चों असर्शन रीजन में जो चीज़ हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी, पहला सवाल है बच्चों, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज दिस, दोनों नंबरों का जो प्रोडक्ट है आपके पास, प्रोडक्ट जो है उन दो नंबरों का वो ये आ रहा है आपके पास, और तो HCF इतना है, तो आपका LCM जो होगा बच्चों इतना होगा। हमको फॉर्मूला पता है बच्चों कि LCM इंटू में HCF इज इक्वल्स टू में A इंटू B होता है। हमें ये पता है 500 5780 है, हमें 17 इंटू में
340, ये पता करना है कि क्या ये 500 कुछ आ रहा है या फिर बच्चों ये नहीं आ रहा है। तो मुझे 340 इंटू में 17 करना पड़ेगा, 028। मैं एक काम कर लेता हूँ बच्चों, 34 और 17 को कर लेता हूँ, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो सादे कम 7 हो जाएगा आप लोगों के पास, 7 चौक 28, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर बच्चों 24 आ जाएगा, यहाँ पे भी 34 आ जाएगा, तो 8 यहाँ आ गया, 8 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, तो यहाँ पर बच्चों 58, 57 यहाँ पर आ रहा है, जीरो, एक जीरो यहाँ पर लग जाएगा, छोड़ो जीरो तो लग जाएगा, जीरो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, लेकिन बच्चों यहाँ पर एक चीज़ गड़बड़ हो रही है, 7 या 21, 21 और 2 बच्चों 23 होता है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, बिल्कुल सही आ रहा है बच्चों, यानी कि असर्शन हमारा पूरी तरीके से सही है। HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM, हाँ HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इससे क्या लेना देना है भाई, क्या लेना देना है इससे क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है भाई। जब कोई लेना देना नहीं है तो रीज़न बिल्कुल करेक्ट है, असर्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इसका सही एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, तो 20 का बच्चों सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि रीज़न, असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट है यहाँ पर, लेकिन रीज़न जो है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तो इसलिए 20 का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट वन ये दे रखा है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB एंड AC, तो ये दे रखा है रिस्पेक्टिवली BC जो है बच्चों वो 20 यूनिट की हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं, यानी कि अल्टीमेटली वो हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि उन लोगों ने क्या कर दिया, AB पर एक D बना दिया है, यहाँ पर E बना दिया, ये क्या है बच्चों 3 5 है, और ये क्या है बच्चों आपके पास -3 है, ठीक है, और BC की जो वैल्यू दे दी है वो 20 दे दी है इन्होंने। वो कह रहे हैं द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये वाली साइड जो है बच्चों इसके पैरेलल हो जाएगी अगर ये मिड पॉइंट पर हो रहे हैं तो, और ये सही बात है। देखिए जरा, अगर मैं ABC कह दूं तो AD अपॉन में DB बराबर AE अपॉन में EC हो नहीं जाएगा बच्चों। देखिए ये दोनों, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों लेंथ बराबर होंगी, कट करूंगा तो 1 आएगा, ये दोनों लेंथ बराबर होंगी, कट करूंगा तो 1 आ जाएगा बच्चों, यानी कि रेशो सेम है दोनों का, है ना। तो ये और वो पहले ही बोल रहा है कि ये दोनों आपस में, अगर ये दोनों मिड पॉइंट पर है तो पैरेलल होंगी। ये कन्वर्स भी होता है और एक एप्लीकेशन भी होती है बीपीटी की एक एप्लीकेशन भी होती है बच्चों, ये कि अगर मिड पॉइंट पे आप 2 पॉइंट बना रहे हो तो इसका मतलब यह है कि वो लाइन नीचे वाली लाइन के क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। तो यहाँ पर दे रखा है आप लोगों को, ठीक है जी। तो बिल्कुल सही बात है यहाँ पर कि रीजन में क्या है, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज द थर्ड साइड के वो पैरेलल हो जाएगी, ठीक है जी। थर्ड साइड के पैरेलल मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ दिस रिस्पेक्टिवली, देन BC इज 20। तो इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि यहाँ पर हमारे पास जो है रीजन तो पूरी तरीके से करेक्ट है भाई, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट, ये बात तो बिल्कुल, जो लाइन जो मिड पॉइंट्स को मिला रही होती है ट्राइंगल की वो पैरेलल होती है थर्ड साइड एंड इक्वल टू द हाफ ऑफ इट, इसके हाफ भी होती है। ये बात भी बच्चों हम लोगों को यहाँ पर देखनी पड़ेगी, क्या ये इसके हाफ होती है या फिर नहीं होती है। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ दिस तो ये देन BC इज 20, तो क्या बच्चों ये 10 होगी। हम लोग इसकी लेंथ निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है यहाँ पर 3 और 5 दे रखा है आपको, -3 और -3 दे रखा है आपको, ज़रा निकालते हैं। -3 और -3 इसका क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर, प्लस में -3 और -5 बच्चों कितना हो जाएगा आपके पास, स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि बच्चों ये माइनस का 6 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर 36, प्लस में -8 का स्क्वायर 64 हो गया, दोनों को जोड़ोगे तो 100 आ गया, रूट निकालोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 10। तो यानी कि बच्चों यहाँ से कितना आ रहा है, ये 10 होगा, इन्होंने हाफ बोला है, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ऊपर वाला भी करेक्ट है, क्योंकि अगर ये 10 आ रही है बच्चों, इनका डिस्टेंस अगर 10 आ रहा है तो इसका ये 20 होगी, ये बात भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, वही एक्सप्लेन कर रहा है ये। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर A इसका सही जवाब होगा, क्योंकि असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है पहली बात, और रीजन जो है वो सही एक्सप्लेनेशन है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा सेक्शन A यहाँ पर एंड होता है। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखें, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपकी इसी चैनल पर चल रही है। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ पर्सनल टच में आना चाहते हैं तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट का लिंक आप लोगों को दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करें, नंबर को सेव कर लीजिए, सो दैट आपको हर एक चीज़ की अपडेट सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें बच्चों।